हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं चार इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेस्ले से। आज दोस्तों नेस्ले के Q3 नंबर्स निकल कर आए। Q3 कैसे? क्योंकि दोस्तों नेस्ले बेसिकली कमर्शियल ईयर फॉलो करता है, तो कमर्शियल ईयर फॉलो करता है इसलिए Q3 नंबर्स इनके निकल कर आए। आज स्टॉक 24,080 पर क्लोजिंग देता है। 817 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिलती है, 3.5% ऊपर जाता है क्योंकि नंबर्स बाजार के दौरान ही निकल कर आ गए थे। तो नंबर्स पे बाजार ने रिएक्शन भी ओवरऑल दे दिया है। 3.51% स्टॉक बेसिकली आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। बट अच्छी बात यही है कि एक बढ़िया तेजी हमने विटनेस करी आज नेस्ले के अंदर। सबसे दोस्तों कंपनी के नंबर्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो कंपनी ने आंकड़े पेश करे इसके अंदर कंपनी की जो सेल्स है वो 4,602 करोड़ से बढ़ के 5,037 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 4,602 करोड़ से बढ़ के 5,037 करोड़ तक कंपनी की सेल्स अब आपको पहुंचती हुई देखने को मिली है। और ये पिछले क्वार्टर तक करीबन 4,659 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको 9% का सालाना तौर पर ग्रोथ देखने को मिला है। एंड ओवरऑल इसी के आसपास कंपनी का Q1Q ग्रोथ भी आपको देखने को मिल चुका है। कंपनी का जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कंपनी का 661 करोड़ से बढ़ के 908 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यही है कि बेसिकली जो ग्रोथ है वो काफ़ी दमदार है। कंपनी की सालाना तौर पे जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 25% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं 698 करोड़ से बढ़ के 908 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट Q1Q में पहुंच गया है। तो अच्छी बात यही है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और यही इंपॉर्टेंट है कि बाजार जो चीज़ दिखता है वो हमेशा ग्रोथ है, और ग्रोथ यहाँ पर साफ साफ विजिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों बाजार की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, बाजार का अनुमान क्या था, वो भी अगर आप देखेंगे तो CNBC TV18 दोस्तों 805 करोड़ का अनुमान लेकर चल रहा था कि कंपनी 805 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट करेगी। बट कंपनी ने 908 करोड़ के आसपास का मुनाफा रिपोर्ट किया है। वहीं अगर हर एक चीज़ में देखिए वाली मार्जिन को अगर देखा जाए, सो देखिए CNBC का अनुमान और कंपनी के नंबर्स, 908 करोड़ दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट आता है, लेकिन अनुमान 805 करोड़ का था, यानी 12% से ज़्यादा ऊपर आपको कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। जो रेवेन्यू है वो 5142 करोड़ एक्सपेक्टेशंस थी, 5036 करोड़ आया, 2% के आसपास बाजार के एक्सपेक्टेशन से नीचे था। कंपनी का EBITDA 1205 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन 1225 करोड़ आता है, यानी 1.7% मोर। और जो कंपनी के मार्जिन है वो 23.4% की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन 24.3% आते हैं, ऑलमोस्ट 90 बेसिस पॉइंट ज़्यादा। क्योंकि कंपनी का मुनाफा साफ साफ बढ़ रहा है, इसका मतलब यही है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो काफ़ी सुधरता हुआ देखने को मिला है। बिकॉज एक्सपेक्टेशन 805 करोड़ की थी, लेकिन 908 करोड़ आता है, इसका मतलब मोर देन 100 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आ गया। तो ये बात साफ साफ दिखती है दोस्तों कि कंपनी के जो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए। वहीं जो दोस्तों अगर बात करते हैं डिमांड के बारे में, राइट, तो Q3 की जो डोमेस्टिक वॉल्यूम है उसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट 4% पे रही है। ये ज़रूर है कि इस बार TV18 का पोल 5 से 7% की ग्रोथ का था, लेकिन बेसिकली 4% कंपनी ने ग्रोथ दिखाई। तो यहाँ पर ज़रूर एक्सपेक्टेशन से नीचे ही आया है, काफ़ी नीचे आया, मैं ये कह सकता हूँ। बट स्टिल बाजार ने दोस्तों जो रिएक्शन दिया है आज, वो बेसिकली एक खबर पे दिया है, और वो है नेस्ले का स्टॉक स्प्लिट। तो बिल्कुल आपने सही सुना है, नेस्ले अपना फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट करने वाला है। और पूरा का पूरा दोस्तों स्टॉक स्प्लिट जो होगा वो एक बार में खत्म हो जाएगा। मतलब इसके आगे कंपनी स्टॉक स्प्लिट नहीं कर पाएगी। कंपनी 1:10 के रेशियो के अंदर स्टॉक स्प्लिट करने वाली है। इसका मतलब यही है कि जो अभी आपके पास कंपनी का एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, वो दोस्तों अब आगे चल के 1 रुपये का हो जाएगा। मतलब बेसिकली आपके जो शेयर्स है वो बिल्कुल 10 हो जाएंगे एक के बदले। इस तरीके का स्टॉक स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा। सो कंपनी ने अभी तक दोस्तों जो रिकॉर्ड डेट रखी है वो डेफिनेटली ड्यू कोर्स में आ जाएगी, मतलब टाइम टू टाइम आ जाएगी। उसको अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, बस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि बेसिकली वो स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं इन द रेशियो ऑफ 1:10। और याद रखिएगा, जब ऐसा कोई बड़ा जायंट FMCG जायंट अगर ऐसा स्टॉक स्प्लिट करता है तो अपने आप में वो बड़ा मूव होता है। और जो रिकॉर्ड डेट है, जैसे मैंने कहा कि हाँ स्टॉक की निकल जाएगी, अभी उसमें टाइम ज़रूर लगेगा। बट इंपॉर्टेंट बात यही है कि कंपनी ने ये साफ साफ बता दिया है, और कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन भी करेगी, क्योंकि जो कैपिटल क्लोजर होता है उन सब चीज़ों को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बट ओवरऑल जो बड़ी बात है वो ये है कि नेस्ले का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। और नेस्ले अब आपको हो सकता है कि जो पहुंच से बाहर लगता था अब किसी को पहुंच से अंदर लगेगा। स्टॉक कोई सस्ता नहीं होने वाला है, जस्ट कंपनी के प्राइस में आपको वो डिवीजन देखने को मिल रहा है, और बेसिकली डिवाइड हो रहा है उसका स्टॉक स्प्लिट। अब जो रेशियो है वो कंपनी का फेस वैल्यू का 1 हो जाएगा, और जो पहले 10 था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। बट ओवरऑल ये है कि यार नंबर्स आपको कंपनी के अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं, और नंबर्स का रिएक्शन ओवरऑल देखने को मिला, स्टॉक स्प्लिट का भी असर देखने को मिल रहा है। बट ये अपने आप में एक क्वेश्चन होता है हमेशा सबके दिमाग में कि क्या स्टॉक को स्टॉक स्प्लिट के बाद लेना चाहिए या फिर पहले। मेरा मानना है कि देखिए स्टॉक स्प्लिट के बाद स्टॉक या फिर पहले लीजिए। ये बात सिंपल है कि देखिए इस कंपनी कैसी है, राइट।
कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि स्टॉक स्प्लिट से पहले थोड़ा सा स्टॉक ज़्यादा चल जाता है, ये मैंने काफ़ी बार देखा है, उसका एक असर पड़ता ज़रूर है। बट ओवरऑल ये है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद भी लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो कभी भी कंपनी को उठा लो, क्योंकि अच्छी कंपनी है, लार्ज कैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ आपको विजिबल देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल मोटा हाथी है जो अच्छा ही करेगा, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम खास लगता नहीं है। भले अगर आप ऑल टाइम रिटर्न्स देखेंगे तो ज़रूर 865% है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया करेगा, वहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट अगर 5 साल की बात करता हूँ तो लास्ट 5 साल में 151% स्टॉक चला है, राइट। तो इस स्टॉक के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है और यहाँ से ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंज्यूमर फूड से जो कंपनी बिलोंग करती है वहाँ पर भी मुझे लगता नहीं कि कभी कोई असर खास पड़ेगा ऐसा, तो कंपनी बढ़िया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। अगले दोस्तों जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं HUL के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर्स रिलीज कर दिए गए हैं। तो HUL ने दोस्तों इस बार नेट प्रॉफिट करीबन 2717 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो ऑलमोस्ट 3.86% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी का जो रेवेन्यू आया है वो ऑलमोस्ट 15,027 करोड़ के आसपास कंपनी ने पेश करा है। ये दोस्तों कंपनी के नंबर्स कहते हैं। जो दोस्तों कंपनी का मुनाफा है वो 2717 करोड़ आया है, जो ऑलमोस्ट 2590 करोड़ एक्सपेक्टेशन था, उससे ज़्यादा ही निकल कर आया है। ये अच्छी बात है। बट अगर देखा जाए कंपनी के हर एक पैरामीटर्स पे तो जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली लो आया है। 15,320 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी, कितना है 15,276 करोड़, ऑलमोस्ट 0.3% नीचे। कंपनी का EBITDA ऑलमोस्ट 2.6% ज़्यादा आया है 3694 करोड़ पे, जो पहले 3600 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी। और जो मार्जिन है वो 23.5% की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन 24.2% आया, ऑलमोस्ट 70 बेसिस पॉइंट ज़्यादा। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे तो अबव एस्टिमेट्स ही लगते हैं कई पैरामीटर्स पर, बट कई पैरामीटर्स या फिर स्पेसिफिकली रेवेन्यू पे कंपनी का जो आंकड़ा है वो डेफिनेटली एस्टिमेट से थोड़ा सा नीचे आया है। यहीं अगर बात करते हैं इनकी भी डिमांड के बारे में, तो कंपनी की जो डिमांड है, जो ग्रोथ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ, वो ऑलमोस्ट 2% पर रही है। अब यहाँ पर भी देखिए TV18 का मानना यही था कि 3 से 4% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर भी जो डोमेस्टिक वॉल्यूम है वो बेसिकली आपको लो देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें होती है और सबसे बड़ा कारण इन्फ्लेशन, आई थिंक एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है, जो साफ साफ नंबर्स पे आपको शो कर रहा है कि जो डोमेस्टिक वॉल्यूम है उसकी ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है, यहाँ तक कि जो बाजार अनुमान लगा के चल रहा है उससे भी कम निकल कर आ रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बेसिकली निकल कर आता है। ये बात जरूर है दोस्तों, HUL के द्वारा डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। करीबन 18 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड HUL के द्वारा इस बार अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन अगर नंबर्स को थोड़ा सा और गहराई से देखें तो एक बार जो नंबर्स में साफ देखने को मिली वो यही है कि दोस्तों जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो थोड़ी सी डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि जो HUL की होम केयर रेवेन्यू ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 3.3% रही, ऑलमोस्ट 12% सालाना तौर पे आपको ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन जो फूड एंड रिफ्रेशमेंट की ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, वो 2.6% पर रही है, लेकिन जो इबिट है वो बेसिकली 3.2% डाउन गया है। इसका मतलब यहाँ पर आपको एक असर देखने को मिल रहा है जो फूड एंड रिफ्रेशमेंट का रेवेन्यू है। वहीं जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का ग्रोथ है वहाँ पर 4.5% आपको देखने को मिल जाएगा ग्रोथ, और इबिट ऑलमोस्ट 13.3% ऊपर गया है। तो ये ज़रूर है कि हाँ, ये सेगमेंट ठीक ठाक कर रहा है। बट ओवरऑल अगर सालाना तौर पे कंपनी के नंबर्स को कंपेयर किया जाए तो सालाना तौर पे नंबर्स साफ साफ यही दिखते हैं कि यहाँ ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिली है, बट वो नहीं कि बहुत बड़ी ग्रोथ है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3.9% कंपनी का सालाना तौर पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ रेट तो नहीं है। वहीं जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 3.6% के आसपास बढ़ा है, 15,276 करोड़ पे आया, जो पिछले साल तक 14,751 करोड़ था। जो कंपनी का EBITDA है वो 3,377 करोड़ से बढ़ के 3,377 करोड़ से बढ़ के 3,694 करोड़ हो चुका है, जो ऑलमोस्ट 9.4% ऊपर है। ये जरूर है कि मार्जिन्स में आपको ठीक ठाक एक्सपांशन देखने को मिला है, 22.9% से बढ़ के 24.2% हो चुकी है, जो ऑलमोस्ट 130 बेसिस पॉइंट ऊपर होता है। तो ये नंबर्स हम कह सकते हैं मिले जुले हैं, बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ नंबर्स भी नहीं है, बट ठीक है, मतलब बाजार की एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही कंपनी के नंबर्स निकल कर आए हैं। अब बाकी के दो स्टॉक्स को भी फटाफट देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले एस्ट्रल। एस्ट्रल के आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट स्टॉक 6% के आसपास डाउन गया है, और एक बड़ी गिरावट हमने नोटिस करी है। बाकी नंबर्स ऐसे कोई ख़राब नहीं थे अगर नंबर्स को देखा जाए तो। नंबर्स तो देखिए बहुत अच्छे ही मुझको देखने को मिले, मतलब ग्रोथ सेल्स में 16% की देखने को मिल रही है, मुनाफा ऑलमोस्ट डबल कंपनी का होता हुआ देखने को मिला पिछले साल के मुताबिक, Q1Q में भी ग्रोथ थी। बट ये है कि देखिए बाजार का एक्सपेक्टेशंस है, राइट, एस्टिमेट्स के बिलो अगर नंबर्स निकल कर आते हैं तो बाजार रिएक्शन देता है।
और जो आज का रिएक्शन था वो मेनली यही था क्योंकि बाजार के जो नंबर्स थे वो एस्टिमेट से कम आए, राइट। एस्ट्रल के नंबर्स एस्टिमेट से कम आए, बट ज़रूर कंपनी ने डिविडेंड दिया ऑलमोस्ट ₹1.5 इक्विटी शेयर का, बहुत खास नहीं है। बट द थिंग इज़ कि यही है कि यहाँ बाजार देखिए एक्सपेक्टेशंस पे चलता है, और अगर एक्सपेक्टेशन से नीचे कंपनी के नंबर्स निकल कर आ गए तो डेफिनेटली स्टॉक का रिएक्शन उस पर देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है ओवर द ईयर लॉन्ग टर्म के अंदर, बिकॉज कंपनी ने अपनी गाइडेंस भी बढ़ाई है, तो ये सब बातें मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही है, और आई थिंक बाजार बढ़िया ही देगा इसको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स। आई थिंक कंपनी के अंदर कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी लगातार ग्रो कर ही रही है, तो वहाँ पर ऐसा कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। एंड स्टॉक ने डेफिनेटली, अगर लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट 44,000% के रिटर्न्स दिए, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ज़रूर आज की गिरावट देखने को मिली है, बट मोर ओवर ये गिरावट मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है रादर देन कि यहाँ पर हम बैठे रहें। बजाज ऑटो का भी नंबर्स पे रिएक्शन था। नंबर्स तो कल ही आ गए थे, बट आज रिएक्शन काफ़ी तगड़ा था। 6.55% ऊपर गया स्टॉक, और यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। अगेन देखिए, एक सेक्टर की लीडर कंपनी और अगर नंबर्स अच्छे पेश करती है तो उस पर अच्छा रिएक्शन आना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो एक खास आंकड़ा है वो यही है कि देखिए, कंपनी का ऑलमोस्ट 150 सीसी प्लस सेगमेंट में 40% का मार्केट शेयर है, राइट। तो ये जो नंबर्स थे उसमें साफ साफ ये दिख रहा था कि कंपनी की ग्रोथ काफ़ी शानदार है। ज़रूर एनालिस्ट का अभी भी इसके अंदर कॉशन है, बिल्कुल। अगर आपको नहीं पता है, अभी भी एनालिस्ट इसमें थोड़ा सा बच के चलने की राह मतलब सलाह दे रहे हैं, ये बात साफ साफ निकल कर आई। उसके बावजूद भी देखिए, जब नंबर्स अच्छे दिखते हैं और बाजार को ठीक ठाक समझ में आ जाए तो ठीक है, एनालिस्ट की भी कोई चलती नहीं, और एग्जैक्टली आपको देखने को मिला, इसलिए स्टॉक में आज काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। एंड ओवरऑल मेरा हिसाब से देखिए, जो कंपनी के नए लॉन्चेस है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए दोस्तों कंपनी ग्रो भी कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी देखिए, ब्रोकरेज काफ़ी इंप्रेस नहीं दिखे। देखिए, साफ साफ बात है कि ब्रोकरेज फर्म सीन unimpressed, and as several concerns still linger for the automobile majors, such as muted exports and competition in the electric vehicle spaces. But still numbers के reaction पे स्टॉक ने चला है, स्टॉक अच्छा चला है। बट ये कि हाँ, जो कंसर्न्स है आई थिंक उसको भी अगर कंपनी सही कर लेती देन डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम, राइट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।